एक तेज गूंजने वाली आवाज ने गहरे सन्नाटे को फाड़ दिया। तुरंत ही वो दम घोटने वाला तनाव खत्म हो गया। खून के गोले, ब्लड ककून की विशाल जैविक ऑर्गेनिक बहाली खोल जोर से फटी और उसमें से गहरा गाढ़ा द्रव गीली जमीन पर बह निकला। हमारा नायक बाहर निकला, जो बहुत ही अजीब और डरावना लग रहा था। वो ऐसे खड़ा था मानो उसके पैर एक विशाल शांत लाल रंग के ड्रैगन की चिकनी सतह पर टिके हों। ये नजारा बहुत परेशान करने वाला था और इस असंभव चीज को देखकर डेस्टिनी सेक्ट के सदस्यों मूर्ति की तरह स्तब्ध रह गए। उस अजीब धड़कते हुए खून के गोले के अंदर एक इंसान छिपा था जिसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा था। दल का नेतृत्व कर रहा बिशप, एक लंबा आदमी जिसके चेहरे पर अनुशासन और क्रूरता दोनों झलकती थी, ने तुरंत उस नौजवान के चेहरे को घूर कर देखा। उसकी आंखें तेजी से सिकुड़ गईं, सिर्फ पहचान के लिए नहीं बल्कि गहरे खतरे की घंटी बजने के कारण। ये हमारा नायक था, जो सेक्ट के लिए एक बहुत जरूरी उच्च प्राथमिकता वाला लक्ष्य था, जो अप्रत्याशित रूप से इस सुनसान जगह पर सामने आ गया था। हालांकि 2 दिन पहले की रिपोर्ट की तुलना में उसकी आधिकारिक पावर रैंकिंग स्थिर दिख रही थी, लेकिन उससे निकल रही वो अजीब भारी भरकम ऊर्जा ने गहरा डर पैदा कर दिया। ये डर उस बिशप जैसे एक अनुभवी, कई लड़ाइयां लड़ चुके टियर 4 एबिलिटी यूजर के कठोर मन में भी ठंडे पत्थर की तरह बैठ गया। सामान्य तौर पर इस अज्ञात स्तर के खतरे का सामना होने पर पावर रैंक के अंतर की परवाह किए बिना तुरंत और चुपचाप भाग जाना जरूरी होता, लेकिन उस जगह की संवेदनशीलता और जरूरी ऑब्जेक्टिव के कारण पीछे हटने या भागने की कोई गुंजाइश नहीं थी। एक जंगली, लगभग जानवरों जैसी दहाड़ के साथ बिशप का चेहरा शुद्ध बेताब गुस्से में बदल गया। उसने चिल्लाते हुए आदेश दिया, जिसकी आवाज आसपास के पेड़ों से टकराकर गूंज उठी। एलिमिनेट देम नाउ। 5 कड़ सदस्य अपने हताश सुनियोजित प्रशिक्षण से प्रेरित होकर तुरंत अपनी ऑब्सिडियन हैंडल वाली तलवारें निकाली और हमला करने दौड़ पड़े। उनके जूते मुलायम जमीन को धड़ाधड़ पीट रहे थे। वे जिंग को घातक पिंसर मूवमेंट में घेरना चाहते थे, मगर ठीक उसी घातक पल में जिंग की आंखों की ऑब्सिडियन गहराई में गुस्से वाली बिजली की एक लहर साफ दिखी, जिससे भारी नमी वाली हवा ओजोन की तीखी धातु जैसी महक से भर गई। तुरंत ही थंडर प्रिजन एबिलिटी की भयानक शक्ति हमलावरों के ठीक ऊपर आ गई। जलती हुई नीली बैंगनी ऊर्जा का एक विनाशकारी जाल तुरंत नीचे आया, जिसने काले चोगे पहने असेलेंट्स को एक साथ रोक दिया और जोरदार झटका दिया। उनकी जीवन शक्ति तेजी से और बेरहमी से खींच ली गई। उनका शरीर तुरंत जलकर काला हो गया, उनके चोगे से धुआं निकल रहा था, इससे पहले कि उनकी चेतना पूरी तरह गायब हो जाए। उन्होंने जो आखिरी जलता हुआ डर महसूस किया था, वो उनकी चौड़ी घूर रही आंखों में अमर रह गया। तेज डरावनी आवाजों के साथ 5 बेजान शरीर उस बिजली के पिंजरे से गिरे और अंत में बेजान वजन के साथ मुलायम, सख्त हरी घास पर जा गिरे। बिशप की पलकें अनजाने में फड़कने लगीं। पूरी तबाही का एहसास उसके चेहरे पर साफ नंगे डर के रूप में हावी हो गया। हालांकि उसे पता था कि उसके साथी जिंग के सामने कमजोर पड़ रहे थे, लेकिन उसने पहले ही हमले में उनके इस तरह के पूरे तत्काल विनाश की उम्मीद नहीं की थी। आवाज मुश्किल से ही शांत हुई थी कि वे राख बन गए। फिर भी आशा की एक हल्की बेताब किरण बची थी। वो पावर टीयर्स के ठंडे तर्क से चिपके हुए खुद को समझाता रहा। चूंकि वो एक टियर 4 कैपेबिलिटी यूजर था और टियर 2 विरोधी का सामना कर रहा था, इसलिए जीत चाहे कितनी भी मुश्किल हो, तार्किक रूप से संभव थी। उसकी ये कमजोर तर्क शक्ति उसके मन में पूरी तरह बैठ भी नहीं पाई थी कि हमारा नायक एक भयानक, शोर को भी तोड़ने वाली तेजी के साथ उसके ठीक सामने प्रकट हो गया। एक तेज, चीर देने वाली आवाज ने भारी माहौल को छेद दिया, जब जिंग का बायां हाथ, जिसमें चरचराती हुई ऊर्जा लिपटी थी, सीधे क्लर्जीमैन की छाती की हड्डी स्टर्नम की तरफ बढ़ा। बिशप ने केवल एक पल के लिए महसूस किया कि एक अथाह, अनियंत्रित शक्ति उसके बचाव को तोड़ती हुई उसके केंद्र तक पहुंच गई है। इसके बाद उसका पूरा शरीर एक पत्थर के गोले की तरह दूर फेंक दिया गया। हवा उसके चेहरे के पास से चीखती हुई गुजर रही थी। टक्कर के क्रूर, केंद्रित बल के कारण वो लगातार 4 या 5 घने पुराने पेड़ों से गुजर गया, छाल तोड़ता और लकड़ियों को जोरदार आवाज के साथ तोड़ता गया। आखिरकार वो एक भयानक, घिनौनी शक्ति के साथ जमीन से जा टकराया। जैसे ही वो टूटी हुई और गंभीर रूप से घायल अवस्था में एक गिरे हुए पेड़ की छाया के नीचे लेटा, बिशप ने बीते पलों को याद किया। जो कुछ हुआ था उसकी सरासर असंभवता पर वो हैरान था। जिंग का हमले का तरीका इतना तेज था कि ना तो उसकी इंद्रियां उसे देख पाईं और ना ही उसके रिफ्लेक्स उसे दर्ज कर पाए। बिजली एक बार फिर चमकी, ऊर्जा की एक शांत फुसफुसाहट, और जिंग उस खाली जगह से गायब हो गया। जब वो दोबारा दिखा तो वो गंभीर रूप से घायल बिशप के ठीक ऊपर खड़ा था, जो अब अपने ही खून से लथपथ था और सचमुच हार की दयनीय स्थिति में था। जिंग की नजरें पूरी तरह से भावना शून्य थीं, जमी हुई बर्फ की तरह ठंडी और अथाह। मैं पूछता हूँ, तुम जवाब दो, उसने आदेश दिया। उसकी आवाज धीमी थी और उसमें जरा भी दया नहीं थी। उस ताल के अंदर जो खून है वो किस चीज का है? बिशप लगभग पूरी तरह से अपनी मौत मान चुका था। उसने बड़े दुख के साथ जवाब देने की कोशिश की। उसके होठों पर खून का झाग निकल रहा था। ये पवित्र खून है, जिसे 9th रैंक बीस्ट टेम्पर का वाइटल एसेंस भी कहा जाता है। जिंग ने अपनी जगह पर खड़े रहते हुए उस पर और दबाव डाला। तो फिर इस जगह पर इस बीस्ट टेम्पर का वाइटल एसेंस कैसे आ गया? बिशप ने तुरंत पूरा इतिहास बताना शुरू किया। उसकी आवाज कमजोर हो रही थी। बहुत पुराने समय में इंसानियत के मार्शल सेंट्स ने पूरी दुनिया के बीस्ट टेम्पर्स के साथ एक बड़ा युद्ध लड़ा था। नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे बीस्ट टेम्पर्स का एसेंस ब्लड पूरे विश्व में फैल गया और बिखर गया।
एंटिक्विटी, बहुत पुराना समय का एहसास सुनकर जिंग की आंखें एक पल के लिए सिकुड़ गई। उसने उस विचार को थोड़ा ठहरने दिया। उसके बाद उसने अपना आखिरी सवाल पूछा, वो जानकारी जो असल में ज़रूरी थी। पूरा करने से पहले आखिरी सवाल, आप लोग कौन हैं और आप लोग किस मकसद से 20 टेम्पर्स का एसेंस ब्लड इकट्ठा कर रहे हैं? हम कौन हैं? बिशप इस खास सवाल के लिए अचानक तैयार दिखा। एक घबराहट भरा विश्वास उसकी बुझती हुई आंखों में भर गया। एक अजीब सी, बुरी और बहुत परेशान करने वाली मुस्कान उसके खून से सने चेहरे पर अचानक फैल गई। उसकी त्वचा खिंच गई। हम सेक्ट ऑफ डेस्टिनी हैं। मकसद के बारे में वो जानकारी पूरी तरह से गुप्त है। जिनकी भेंगी हल्की सी चढ़ गई। वो इस बात पर और दबाव डालने की, शायद ज़बरदस्ती से तैयारी कर रहा था। तभी उसने देखा कि वो बीच की उम्र का आदमी एक शक्तिशाली बाहरी असर के आगे झुक रहा था। उस आदमी की आंखें अचानक एक अजीब से गहरी लाल रंग की हो गईं और उसकी जीवंतता तेजी से और पूरी तरह से खत्म हो गई। मौत की शांति में भी वो डरावनी विद्रोही मुस्कान उसके चेहरे पर चिपकी रही। जिंग ने परेशानी में अपनी भेंगी कसकर भींच ली। डेस्टिनी सेक्ट, उसने बड़बड़ाया। ये नाम उसके मुंह में कड़वाहट छोड़ गया। एक और कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। उसने हाल ही में 2 बार ऐसे समूहों का सामना किया था और दोनों ही बार उन पर विश्वास नहीं बना। और ये दूसरा अनुभव तो खास तौर पर खतरनाक और बुरा महसूस हो रहा था। जिंग ने निश्चय किया कि सप्लाई आउटपोस्ट पर लौटने के तुरंत बाद वो डायरेक्टर लिंगुआंग से इस छायादार समूह के बारे में सवाल करेगा। इस फैसले पर तेजी से काम करते हुए उसने अपने हाथ से इशारा किया। हवा तेजी से फटी। बहुत सारी गुस्से से भरी नीली बैंगनी बिजली ने तुरंत बिशप और उसके मरे हुए सिपाहियों को जला दिया। सारे अवशेष को अच्छी सफेद भूरी राख में बदल दिया, जो हल्की हवा में तेजी से बिखर गई। टोंग शुयुन, जो पानी के किनारे पर चिंतित होकर इंतजार कर रही थी, जिंग के लौटते ही तुरंत परेशानी में उसके पास आई। उसे ध्यान से देखने लगी। जिंग, क्या आपको कोई चोट लगी है? उसने पूछा। उसकी आवाज़ बचे हुए डर से घटी हुई थी। मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। हालात को पूरी तरह से संभाल लिया गया है। जिंग ने एक हल्की, विश्वास दिलाने वाली मुस्कान देते हुए जवाब दिया। फिर एक ऐसी इच्छा से प्रेरित होकर जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था, उसके साहस की एक शांत स्वीकृति, उसने अपना हाथ बढ़ाया और टोंग शुयुन के सिर को हल्का सा सहलाया। उसकी हथेली उसके काले बालों की मुलायम रेशम को छूकर निकल गई। तुमने पहले खुद को काफ़ी अच्छे से संभाला। जैसे ही उसकी हथेली उसके बालों पर टिकी, शुयुन को एक छोटा सा अचानक कांपने का एहसास हुआ। गर्मी की एक हल्की लहर उसके अंदर से गुजर गई। फिर भी वो पीछे नहीं हटी। इसके बजाय वो किसी प्यारी बिल्ली की तरह लग रही थी, जो अचानक मिले ध्यान से एक पल के लिए शांत हो गई हो और इस कोमल स्पर्श का आनंद ले रही हो। जब जिंग ने आखिरकार अपना हाथ हटाया तो उसे थोड़ी सी निराशा महसूस हुई। अब शांत हो चुके झील की तरफ इशारा करते हुए उसने बोला। शर्म से उसके चेहरे पर लाली थी। जिंग ने अपने हाथ बांधकर उसे थोड़ी देर समझाया। ऐसा लगता है कि वो समूह सिर्फ इस खून के तालाब की मौजूदगी के कारण यहाँ आया था। वे कह रहे हैं कि वो डेस्टिनी सेक्ट से हैं और उन्हें 20 एम्परर एसेंस ब्लड इकट्ठा करने के लिए यहाँ भेजा गया था। टोंग शुयुन की आवाज़ में गहरा आश्चर्य था। क्या वो सचमुच का 9th रैंक 20 एम्परर एसेंस ब्लड था? तो आपके लिए सीधे तौर पर उसे अब्जॉर्ब करना कैसे मुमकिन हुआ? उसने कहा। परेशानी में उसकी भेंगी चढ़ गई कि एक 9th रैंक 20 एम्परर का वाइटल एसेंस एक SSS टियर कल्टिवेशन रिसोर्स होता है, जिसके लिए बहुत सारे जटिल रिफाइनमेंट स्टेजेस और शक्तिशाली एल्केमिकल प्रिपरेशन की जरूरत होती है, इससे पहले कि कोई इंसान उसे इस्तेमाल कर सके। जिंग ने धीरे से सिर हिलाकर जवाब दिया, ये मानते हुए कि वो भी इसके पीछे की वजह या मैकेनिज्म से अनजान था। फिर भी ये पदार्थ उसके शरीर के लिए पूरी तरह से नुकसानदायक नहीं था। उल्टा इसने असल में उसकी लाइटनिंग इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी एबिलिटी को एक ज़रूरी लेवल तक बढ़ा दिया था। जिंग को लगा कि इसके फायदे सिर्फ इतने तक ही सीमित नहीं है, इसलिए उसने निश्चय किया कि अकेडमी कैंपस में दोबारा जाने पर वो तुरंत अपने शिक्षक से सलाह लेगा। जिंग को अभी शारीरिक तौर पर सबसे अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन टोंगशू ने पूरी पिछली रात जागकर पहरा दिया था और टकराव और लंबे इंतजार के कारण उसका नर्वस सिस्टम पूरी तरह से थक गया था। उसकी आंखों के नीचे की हल्की छाया और उसके कंधों का हल्का सा झुकाव साफ तौर पर थकान दिखा रहा था। उसकी कमजोर हालत देखते हुए जिंग ने प्रस्ताव दिया कि वो तुरंत आराम करे और उसने खुद ही पूरी तरह से पहरेदारी की जिम्मेदारी लेने को कहा। तालाब के बिल्कुल बगल वाली जगह काफी नरम और सूखी थी। शुयून धीरे से उस लचीली घास पर बैठ गई, पूरी तरह से छनकर आने वाली हल्की आराम पहुंचाने वाली धूप को महसूस करते हुए, और जल्द ही एक गहरी थकावट मिटाने वाली नींद में चली गईं। आर हीरो शांत रहकर वहीं पास में थे। उनका नया मजबूत किया हुआ हथियार हाथ में ढीलापन से पकड़ा हुआ था, लेकिन तैयार था और वो लगातार चौकसी कर रहे थे। शुरुआती रणनीति में यह तय हुआ था कि आर हीरो आज टोंग शुयुन से अलग होकर अकेले ही डीमन कैवन के बीच वाले हिस्से सेंट्रल सेक्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन टोंग शुयुन की बहुत ही कमजोर और असुरक्षित वल्नरेबल स्थिति को देखते हुए उनको अकेला छोड़ देना अब बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। उन्होंने फैसला किया कि कम से कम उन्हें उस वक्त तक इंतजार करना चाहिए जब तक वो पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक नहीं हो जाती। उसके बाद ही आगे की तैयारी करनी चाहिए। उधर कई मील दूर एक अकेले शानदार सजावट वाले महल के अंदर एक जूनियर अधिकारी तुरंत बताने आया। आज बिशप चू द्वारा पहने गए पवित्र खून को ट्रैक करने वाले खास निगरानी उपकरण ने अचानक और पूरी तरह से संकेत देना बंद कर दिया है। हो सकता है कि कोई अनचाही हिंसक घटना हुई हो। क्या हम उस पवित्र खून को वापस लाने के लिए तुरंत और लोगों को भेज दें?
आज बिशप, जो काफी प्रभावी शख्सियत थे, कुछ देर तक शांति से सोचते रहे, अपनी उंगलियों को जोड़कर होठों पर दबाए रखा। उन्होंने ध्यान दिया कि वो सेक्रेड ब्लड खास तौर पर डीमन कैवन के उस बाहरी इलाके में मिला था जहां खतरा काफी कम होता है। चू चांग एक काबिल लेवल 4 यूजर था और उसके साथ 5 जाने माने लेवल 3 यूजर्स भी थे। जो भी उन्हें इतनी जल्दी हराने में सफल हुआ, वो सिर्फ कोई जंगली शिकारी जानवर नहीं हो सकता, वो कारवा करने वाला जरूर कोई बहुत ही अच्छा इंसानी कल्टीवेटर होगा। उन्होंने हाथ को झटककर निष्कर्ष निकाला कि और लोगों को भेजना बिल्कुल फिजूल और खतरनाक है। जब तक तुम्हारी तुरंत पहुंचने वाली टीम उस सटीक जगह तक पहुंचेगी, उन्होंने आगे समझाया। उनकी आवाज रूखी और दबदबे वाली थी। तब तक ये पूरी संभावना है कि उस सेक्रेड ब्लड को किसी दूसरे जंगली जीव ने पूरी तरह खा लिया होगा, या फिर हमला करने वाले ने उसे अपने अंदर संभाल लिया होगा। और तो और, चूंकि डेस्टिनी सेक्ट की एक बहुत बड़ी और गहरी संवेदनशील मिशन ठीक 1 महीने बाद होने वाली है, इसलिए ज्यादा शोर और बड़ी खोजबीन से सख्ती से बचना होगा। घंटे धीरे धीरे बीतते गए। सूरज के धीमे चलने से समय का पता चल रहा था। चूंकि देर का पतझड़ था, दोपहर का सूरज तेज गर्मी के बजाय एक हल्की सुकून देने वाली धूप दे रहा था, जिसके साथ सिर्फ जंगल की मामूली आवाजें आ रही थीं, कीटों की भिनभिनाहट और दूर से आती पत्तों की सरसराहट। शू युन की लंबी घनी पलकें थोड़ी हिलने लगीं। उनकी गहरी काली आंखें धीरे से खुलीं, नर्म रोशनी में झपकीं। उन्होंने खुद ही बैठने की स्थिति ली और आलसी तरह से लंबी अंगड़ाई ली, जिसमें धीरे से हड्डियों की आवाज आई। इसके बाद ही वो पूरी तरह से साफ ढंग से जाग पाईं। उन्होंने तेजी से अपने आसपास का जायजा लिया और देखा कि थोड़ी ही दूरी पर जिंग एक छोटी साफ कुकिंग फायर के पास बैठे हैं। जल रही अंगारों के ऊपर सुरक्षित तरीके से कई लकड़ी की सीखें लटक रही थीं, जिन पर स्थानीय जानवरों से निकाला गया मांस लगा था। मांस जो साफ तौर पर काफी देर तक भुना गया था और धीरे धीरे पलटा गया था, उसकी ऊपर की परत चमकीली, सुनहरी और पिघले हुए तेल से हल्के से चमक रही थी। उसी समय आर हीरो ने पहचान लिया कि शू युन जाग गई हैं। वो सच्चा और गर्मजोश ढंग से मुस्कुराए और तैयार खाना साथ में खाने के लिए न्योता दिया। टोंग शू युन नजाकत से घास से खड़ी हुई और आग के पास चलती चली आईं, जहां उन्हें तुरंत बेहतरीन खुशबू का झटका लगा। जली हुई मांस की बोटियां देखकर, जिनमें से बहुत लुभावनी और मसालेदार खुशबू निकल रही थी, उन्होंने फौरन तारीफ की। मैंने ये अंदाजा नहीं लगाया था कि आप खाना बनाने का इतना शौक रखते होंगे आर हीरो। आर हीरो हल्का सा हंसे, सीखों को ध्यान से पलटते हुए बोले, अच्छे काम की महारत बार बार दोहराने से आती है और अक्सर ये भूख की वजह से होता है। जब ये ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी और आप कुछ और रातें जंगल में बिता लेंगी, तब शायद आप भी अच्छे से ग्रिलिंग कर पाएंगी। इस मौके पर टोंग शू युन ने अपना वो खास नजाकत वाला स्वभाव छोड़ दिया। भुने हुए मांस को थोड़ी देर ठंडा होने दिया और उसके बाद पूरे शौक के साथ एक बड़ा टुकड़ा खा लिया। गहरा धुएं जैसा स्वाद जो पेंगले हुए मसालों और खुली आग से पड़ने वाले खास जायके से भरा था, तुरंत उनके मुंह में भर गया। इस गर्माहट ने उनके अंदर एक गहरी संतुष्टि की भावना फैलाई। उन्होंने सीख को नीचे किया, अपने हाथ के पिछले हिस्से से होंठ के किनारे लगा हल्का तेल साफ किया और बिना झिझक खुशी से घोषणा की, ये बिल्कुल कमाल का है आर हीरो। आप में सचमुच एक खास हुनर है। आपको जरूर ही बारबेक्यू ईटरी खोलना चाहिए। अगर आप मेरी इन्वेस्टमेंट की इजाजत दें और मुझे ज्यादा हिस्सा दें, तो मैं व्यक्तिगत रूप से गारंटी दूंगी कि हम एक ग्लोबल चेन शुरू करेंगे और खाने पीने के बाजार पर राज करेंगे। वो आराम से खाना खाते रहे और बातें करते रहे। जंगल की बची हुई शांति को सिर्फ बचे हुए अंगारों की चटचट की आवाज और उनके चबाने की धीमी आवाज तोड़ रही थी। जब उन्होंने तेजी से सारा भुना हुआ खाना खा लिया, तब उन्होंने अपना ध्यान अपने सामने मौजूद साफ शुद्ध पानी के स्रोत की तरफ किया, जिसकी सतह पर धूप चमक रही थी। काफी उत्साह और एक आरामदायक तरीके से टोंग शू युन ने पूछा, अब हीरो, क्या हमारे जाने से पहले मैं थोड़ी देर के लिए नहा सकती हूँ? पानी बहुत ताज़ा लग रहा है। आव हीरो ने सहमत होते हुए मुस्कुराहट और हल्का सा सिर हिलाकर जवाब दिया। ये इशारा साफ इजाजत दे रहा था। जरूर, वैसे भी इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और शायद ये ठंडा भी होगा, जिससे नई ऊर्जा मिलेगी। जब तुम्हारी क्रिया पूरी हो जाए तो मेरा भी इरादा नहाने का है। तब तो मैं आगे बढ़ती हूँ, शू युन ने चमकती हुई धन्यवादी मुस्कुराहट के साथ कहा। उसके कदम हल्के थे जब वो पानी के किनारे की तरफ बढ़ी। ठंडे साफ तालाब में घुसते ही टोंग शू युन ने तुरंत अपनी वाटर मैनिपुलेशन कैपेबिलिटी का इस्तेमाल किया और अपने चारों तरफ पानी का एक बिल्कुल गोल आकार बना लिया। उस गोले की सतह हल्की सी आंदरूनी रोशनी से चमक रही थी। इससे तुरंत एक गहरी रक्षा की दीवार बन गई। कुछ ही पलों में उसकी पतली परछाई अब नरम चमकदार दीवार के अंदर साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रही थी। ये पक्का करने के लिए कि बाहर कुछ भी ना दिखे, टोंग शू युन ने उस चमकते हुए आवाज को दबाने वाले दीवार के अंदर अपना प्रोटेक्टिव सूट उतार दिया। उसका पीला रंग और निर्दोष नाजुक आकार पल भर के लिए ठंडी हवा में आए, इससे पहले कि वो खुद को पूरी तरह गहरे आराम पहुंचाने वाले पानी में डुबा ले। 30 मिनट बीत गए, जिसकी निशानी सिर्फ उस गोले के अंदर पानी के हल्के हल्के छपछप की आवाज थी। फिर वो प्रोटेक्टिव फील्ड थोड़ी देर के लिए चमका, अनगिनत रोशनी के कणों में टूट गया जो हवा में नाचने लगे और पूरी तरह से खत्म हो गया। पास ही जिंग ने स्वाभाविक तौर पर अपनी नजर तालाब की तरफ मोड़ दी और तुरंत टोंग शू युन की पानी से बाहर आती हुई सुंदर परछाई को पहचान लिया। अभी नहाकर उठने के बाद उसने जानबूझकर अपने टंग लड़ने वाले कपड़े नहीं पहने थे। उसके घने गहरे बाल पीछे आजाद होकर लटक रहे थे, जो अभी भी गीले और चमक रहे थे। उसने सिर्फ बहुत कम कपड़े पहने थे, एक साधारण ढीला शॉर्ट्स जिसमें उसकी लंबी नंगी हल्की पीली टांगे दिख रही थीं। कमर के ऊपर उसने एक सादी सफेद टी शर्ट पहनी हुई थी।
जरूरी बात यह थी कि क्योंकि नमी पूरी तरह से सूख नहीं थी, इसलिए वो नरम सूती कपड़ा उसके शरीर से चिपक गया था, जिसकी वजह से वो अफसोसजनक तरीके से ट्रांसपेरेंट हो गया। सीधी तेज धूप में उसके बड़े उभरे हुए आकार बिल्कुल साफ दिख रहे थे और उसके इनर गारमेंट्स की गहरी परछाई और यहाँ तक कि एक हल्का सा हाकार भी उस गीले कपड़े के नीचे से थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था। मुझे भी अब खुद को साफ कर लेना चाहिए। इस पूरी तरह से अनचाही चीज को देखते ही जिंग की गर्दन पर लाली चढ़ गई। उसको बहुत ज्यादा और अचानक शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने तुरंत अपनी नजर घुमा ली, फिर जबरदस्ती जल्दी करते हुए पानी के स्रोत की तरफ बढ़ गया। जिंग के उस आगे बढ़ते हुए लंबे आकार को देखते हुए टोंग शुयुन के खूबसूरत चेहरे पर थोड़ी उलझन आ गई। जिस तरीके से उसने इतनी जल्दी से नजरें चुरा ली थीं, वो अजीब लगा। उसने मन में सोचा, जिंग की नजर अभी अजीब क्यों लगी, जैसे वो चौंक गया हो। जब शुयुन ने स्वाभाविक रूप से अपनी नजर नीचे की तरफ की, जहां उसने आखिरी बार देखा था, तो वो तुरंत ही मुसीबत की वजह समझ गई। उसका आकर्षक चेहरा तुरंत ही गहरी लाली से भर गया। डॉर्मेटरी के निजी सीमित वातावरण में ये उसकी आम आदत थी कि वो नहाने के तुरंत बाद ढीले आरामदेह कपड़े पहनकर बाहर निकल जाती थी। जब उसने यह आदत दोहराई तो वो ये अंदाज़ा लगाने में पूरी तरह नाकामयाब रही कि वो पतली सफ़ेद टी शर्ट जब बड़े पानी से पूरी तरह भीग जाएगी तो वो इतनी ज़्यादा सी थ्रू हो जाएगी। एक छोटे शांत वक्त के बाद जिंग ने भी अपना स्नान पूरा किया। तब तक टोंग शुयुन ने नई सूखी रीइंफोर्स्ड टैक्टिकल अपैरल सूट पहन ली थी और उसकी शांति पूरी तरह से लौट चुकी थी। जैसे ही वो आखिरी में अलग होने और इलाके में गहराई तक जाने की तैयारी कर रहे थे, टोंग शुयुन ने सच्चे दिल से और हीरो को अपना प्रोटेक्टिव एम्यूलेट, जो कि छोटा नक्शा वाला जेड का टुकड़ा था, भेंट किया। चूंकि ये चीज़ उसकी आखिरी निजी सुरक्षा थी जो उसे उसके परिवार से मिली थी और गहरी एनर्जी से भरी थी, इसीलिए जिंग ने समझदारी से और तुरंत इस तोहफे को लेने से मना कर दिया। उसने जिद की कि विल्डरनेस सर्वाइवल के उसके लंबे अनुभव का मतलब था कि वो मजबूत है और ज़्यादातर तुरंत खतरों से बचा हुआ है। टोंग शुयुन ने कुछ वक्त तक उसका मन बदलने की कोशिश की, लेकिन जिंग के उस अड़े गिरादे और साफ दिल ईमानदारी के आगे आखिरी में उसे हार माननी पड़ी। नतीजे के तौर पर उन्होंने एक दूसरे को अलविदा कहा और ठीक 1 महीने बाद मिलने की जगह तय कर ली। और हीरो ने हल्का सा सहमत होने का इशारा किया। उसकी नज़र स्थिर थी। उसने आखिरी गहराई से उसे देखा, उसकी छवि को अपनी यादों में उतार लिया और फिर अपनी आंखें कहीं और टिकाईं, पहले से ही अपना रास्ता निर्धारित करते हुए। दोनों व्यक्ति पलटे और उस घने शांत जंगल में आगे बढ़ गए। एक बार जब हमारे हीरो का शानदार आकार पूरी तरह उलझी हुई वनस्पतियों से छिप गया तो टोंग शुयुन के भाव में जो उदासी थी वो धीरे धीरे एक अडिग तेज निश्चय में बदल गई। उसने आंतरिक रूप से अपने अगले लक्ष्य की पुष्टि की। अब से मुझे भी पूरी तरह मेहनत करनी होगी। रैंकिंग्स में तीसरा स्थान पाना जरूरी है, भले ही मौजूदा कंपटीशन के साथ पहला या दूसरा स्थान हासिल करना असंभव हो। ये 8 दिसंबर की रात 9 बजे का समय था। घना जंगल की हवा ठंडी और शांत थी। घने जंगल के अंदर चट्टान में बनी एक प्राकृतिक रूप से छिपी हुई गुफा में गहरे नीले काले रंग के धातु का एक विशाल स्पीयर मजबूती से जमीन में गड़ा हुआ था और उसका शाफ्ट हल्का सा झंझना रहा था। इस शक्तिशाली हथियार के बगल में एक तगड़ा नौजवान जो पूरा का पूरा काले टैक्टिकल वेयर में था, पलाथी मारकर एकदम सीधा बैठा हुआ था। उसकी आंखें मजबूती से बंद थीं और उसके चारों तरफ नीले बैंगनी बिजली की हल्की रुक रुक कर चमक थी। बिजली का हर तेज झटका गुफा की रोशनी को तेज लाइट और गहरी छाया के बीच तेजी से बदल रहा था। हवा में हल्की ओजोन की महक थी। बिल्कुल उसी समय एक बहुत भूखा जानवर जो पूरी तरह से जेट ब्लैक था और एक नरम लेपर्ड जैसा शरीर रखता था, चुपचाप अजीब तरीके से उस जगह में दाखिल हुआ। वो एक ऐसी छाया की तरह मूव कर रहा था जिसको कोई आकार मिल गया हो। उसकी आंखों में एक बहुत ही दुश्मनी भरी ठंडी चमक थी। उसने दूरी का अंदाजा लगाया और फिर बहुत भयंकर स्पीड से उस नौजवान की तरफ उछला, अपने जानलेवा क्लॉज को उसके खुले सर की तरफ मारता हुआ। एक तेज फाड़ने वाली आवाज हवा में फैल गई, जिसके तुरंत बाद एक भारी तकलीफ देने वाला इंपैक्ट हुआ। वो तेज स्पीयर की नोक, जिसे जिंग ने अपनी डिफेंस पेरीमीटर के पास सोच समझकर लगाया था, उस डार्क नाइट लेपर्ड के दिल से सीधे बीच हवा में निकल गई। ये उसके पीठ की तरफ से निकली और गहरे लाल खून का निशान भारी हवा में छोड़ गई। एक दर्द भरी घबराहट वाली लहर उस डार्क नाइट लेपर्ड पर छा गई। तभी उसके मरते हुए क्षणों में उसको पता चला कि स्पीयर तो पहले ही उसके शरीर के पार हो चुका है। जिंग इसके बावजूद पूरी तरह शांत रहा। उसकी आंखें हमेशा की तरह बंद थीं। उसने इस हिंसक रुकावट का कोई संकेत नहीं दिया। वो जरा भी नहीं हिला। एक सोच के साथ हमारे हीरो ने स्पीयर से एक शक्तिशाली घुमावदार वार किया, एक हल्का काइनेटिक बर्स्ट इस्तेमाल करते हुए। इस हरकत से वो लेपर्ड का मरा हुआ शरीर तुरंत 2 अलग अलग गंदे टुकड़ों में कट गया और वो जोर से गुफा की दीवार से टकराकर दूर गिरे। उसके दिमाग में एक सिस्टम अलर्ट साफ गूंज उठा। डिंग, एक पीक लेवल 3 डार्क नाइट लेपर्ड खत्म कर दिया गया है। 43 एबिलिटी पॉइंट्स मिल गए हैं। जिंग ने अंदर ही अंदर दृढ़ निश्चय से फैसला किया। उसकी आवाज में पक्का इरादा था। मेरा अगला कदम है कैपेसिटी रिफाइनमेंट टेक्निक की कोशिश करना और ये निर्धारित करना कि क्या लेवल 3 तक का फॉर्मल ब्रेक थ्रू अभी तुरंत किया जा सकता है या नहीं। हमारे हीरो का चेहरा पूरे ध्यान से कठोर हो गया। उसकी सांस लेने की गति और साइकिक एनर्जी का फ्लो एक साथ होने लगा, बिल्कुल अल्टीमेट एबिलिटी रिफाइनमेंट मेथड के मुश्किल सिद्धांतों के मुताबिक। मिनट धीरे धीरे निकलते रहे। हर सांस के लिए बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत थी।
जिंग की स्पिरिचुअल एनर्जी लगातार ऊपर चढ़ रही थी, जल्दी ही लेवल 2 के शिखर पर पहुंच गई। लेकिन उसका ऑरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक ऐसी आखिरी हद छुली हो जिसे पार करना मुश्किल था, एक कठोर सीमा जो आगे नहीं बढ़ सकती थी। इस कठोर रुकावट के बावजूद जो उसके साइकिक फ्लो पर दबाव डाल रही थी, जिंग ने पागलों जैसी लगभग निराशा भरी तीव्रता के साथ रिफाइनमेंट प्रोसेस को जारी रखा। वो आसपास के माहौल से प्राइमोर्डियल एनर्जी लगातार खींचता रहा, महसूस कर रहा था कि उसके शरीर की एनर्जी चैनल्स तनाव में आ रही हैं और जल रही हैं। नीले बैंगनी रंग के इलेक्ट्रिक चार्जेस जो उसको घेरे हुए थे जोर से धक धक करने लगे। उसके चारों तरफ की हवा गाढ़ी हो गई और उसमें लगातार बहरी कर देने वाली चमक दिख रही थी। उसने महसूस किया कि एक रुकावट, कठोर और बहुत पुरानी, उसके रास्ते को रोक रही है। टूट जा, जिंग ने धीरे से गरजते हुए बोला। यह आवाज उसके गले से कम और उसके कोर के गहरे दबाव से ज्यादा आई थी। पत्थर टूटने जैसी घिसने और दबाई हुई आवाज उसके डेंटियन के अंदर से निकली। अचानक ही पर्पल हेवन डिवाइन थंडर का रंग बहुत गहरा हो गया, हल्का वायलेट से डरावने चमकीले इंडिगो में बदल गया। लाइटनिंग पूरी शिद्दत से आगे बढ़ी, पूरी गुफा को रॉ एनर्जी से भर दिया। इस तूफानी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के बीच जिंग ऐसे दिख रहा था जैसे वो सच्चा तूफान का रूलर हो। उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेवल 2 की पीक एनर्जी अब एक बिल्कुल नए डायमेंशन में बदल चुकी थी, एक ऐसा डायमेंशन जिसकी खासियत थी बहुत जोरदार, कुचल देने वाली डेंसिटी और पावर। ब्रेक थ्रू पूरा हो गया। अपने शारीरिक और आध्यात्मिक अस्तित्व में हुए इस बड़े बदलाव को समझते हुए हमारे हीरो ने गहरे संतुष्टि की एक लंबी दिल से निकली सांस बाहर छोड़ी। ये सोचते हुए कि मॉड्यू यूनिवर्सिटी के ज्यादातर प्रतिभाशाली छात्रों को इतनी उन्नति पाने के लिए 6 महीने या शायद पूरे 12 महीने की कड़ी मेहनत लगती है, उसने अनुमान लगाया कि उसकी व्यक्तिगत क्षमता कल्टीवेशन के लिए जो सिस्टम से मिली ताकत से थी, वाकई में काफी जबरदस्त थी। जिंग ने बदलाव को मापने के लिए अपना ऑपरेशनल स्टेटस डिस्प्ले देखा। पीक लेवल 2 से शुरुआती लेवल 3 तक का उत्थान सफलतापूर्वक मिल चुका था। उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स और मेंटल कैपेसिटी दोनों में लगभग 400 पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई थी, जिसने उसकी कुल वाइटैलिटी को 2000 के थ्रेशोल्ड से आगे निकाल दिया था। एक सिंगल सेशन के लिए यह बहुत ही हैरानकुन नतीजा था। असेंबली एरिया के उस बड़े गूंजते कमरे में सैकड़ों स्टूडेंट्स टाइट पैक थे। हवा में नर्वस एक्सपेक्टेशन और सेंट्रल कूलिंग यूनिट्स की हल्की धातु जैसी खुशबू थी। उनकी नजरें एक बड़े डिस्प्ले बोर्ड पर टिकी थी जो करंट रैंकिंग्स के साथ पल्स कर रहा था। एक स्टूडेंट जो राहत और एक्साइटमेंट से कांप रहा था, जीत में अपने हाथ ऊपर उठाता है। उसका स्कोर 1121 पॉइंट्स। बस इतना काफी था कि वो टॉप 1000 कंपेटिटर्स के बीच अपनी जगह बना सके। उसके दोस्तों ने तुरंत उसे होशियारी से चेताया, अपना सेलिब्रेशन रोक जिन, क्लॉक पर अभी भी 2 घंटे बचे हैं। एक ने पसीना पूंछते हुए धीरे से कहा। उसके साथी लोगों ने खतरे को दोहराते हुए बताया कि जो हाईएस्ट कैलिबर पार्टिसिपेंट्स हैं, असली पावर हाउसेस, उन्होंने अभी तक अपने फाइनल रिजल्ट्स रजिस्टर नहीं किए हैं। जैसे ही ये बात खत्म हुई, वहां का माहौल तुरंत भारी हो गया और असेंबली में एक एक्नॉलेजमेंट की लहर दौड़ गई। सेओ ने फैसिलिटी में एंट्री ले ली थी। गुनगुनाहट तुरंत रुक गई, उसकी जगह गहरी खामोशी छा गई। सेओ, जो मोडू यूनिवर्सिटी में 2nd ओवरऑल रैंक की सॉफ्टमोर थी, तुरंत पहचान में आ गई। वो इतनी शांति से चल रही थी कि सब समझ गए उनकी अपनी स्टैंडिंग्स जो अभी हासिल हुई थी अब गिरने वाली थी। बिना घबराए सोनो क्यों धीरे धीरे एक पॉलिश्ड इनपुट स्टेशन की तरफ बढ़ी। डिवाइस हल्की सी आवाज कर रहा था जब उसने अपने एडवांस्ड रिस्टबैंड का यूज करके उससे इंटरफेस और एक्टिवेट किया। एक छोटी तेज डिजिटल आवाज आई, उसके बाद स्क्रीन पर स्कोर दिखा जिसके ब्लाइंडिंग वाइट ग्लो से आगे की रोज चमक उठी। वो नंबर, एक बहुत बड़ा 12,131 पॉइंट्स, उसे तुरंत स्कोरबोर्ड पर प्राइम कवेटेड पोजीशन पर पहुंचा दिया। इस परफॉर्मेंस की मैग्नीट्यूड देखकर लोग दंग रह गए, उनकी सांसें गले में अटक गई थी। बिल्कुल वही जो मोडू के सेकंड बेस्ट से एक्सपेक्ट करते हैं, एक कंपेटिटर ने गुनगुनाया। उसकी आवाज में तारीफ और मायूसी दोनों थी। वाइस प्रिंसिपल लिंगवांग अपने आप को संभालते हुए सियोंग चुचू की तरफ बढ़ी। उनका एक्सप्रेशन इस जबरदस्त रिजल्ट के लिए हल्की तारीफ दे रहा था। पास ही लिंगवांग ने एक सूपिंग के साथ धीमी आवाज में बात की, क्रिटिकल डिटेल वेरीफाई की कि सियोंग चुचू सच में सॉन्ग लीनिएज के सबसे सीनियर एल्डर की आदरणीय ग्रेट ग्रैंडचाइल्ड थी। इस बातचीत के गहरे होने से पहले एक दूसरी औरत आई जिसके महंगे ड्रेस शूज पॉलिश्ड फ्लोर पर तेज आवाज कर रहे थे। उसने कैजुअल अथॉरिटी दिखाई, प्यार से सियोंग चुचू को लिटिल यून कहकर बुलाया। चुचू का चेहरा तुरंत खुशी से चमक उठा जब उसने अपनी आंट जोयिंग को पहचाना, जो जरूरी शुनान सप्लाई डिपो की हेड सुपरवाइजर की अथॉरिटेटिव रोल में थी। जोयिंग उसके पास झुक गई, अपनी भतीजी पर हल्का मजाक करते हुए। तो लिटिल यून, तुम्हारा वो बहादुर यंग मेल कंपेनियन तुम्हारे साथ वापस क्यों नहीं आया? शायद शर्मा रहा है। सॉन्ग चुचू के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने तुरंत बॉयफ्रेंड होने की बात को झुटलाया और फिर गुस्से में धीरे से पूछा कि उसकी मौसी को शू जिंगमिंग के एग्जिस्टेंस के बारे में पता भी कैसे चला। जो यिंग ने बस हल्की सी जानने वाली स्माइल दी और तुरंत अपनी भतीजी को याद दिलाया कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते उन्हें ना सिर्फ सप्लाई लॉजिस्टिक्स का पता होता है बल्कि ज़रूरी इंटेलिजेंस गैदरिंग कैपेबिलिटीज़ भी होती हैं। ये निजी बातचीत तभी रुक गई जब भारी मात्रा में तेज इलेक्ट्रिक एक्साइटमेंट की लहर कांग्रेगेशन में दौड़ गई।
एनर्जी में बदलाव तुरंत और साफ था। कीरन राल्फ, चिंगजिंग यूनिवर्सिटी का लेजेंडरी एस रैंक प्रोडिजी, वापस आ चुका था। उसके एक एस्टैब्लिश्ड पावर हाउस थर्ड टियर प्रैक्टिशनर होने के स्टेटस को देखते हुए स्टूडेंट्स ने जल्द ही कैलकुलेट किया कि उसका फाइनल टैली कम से कम 50,000 से 60,000 पॉइंट्स के बीच होना चाहिए। हवा में एक यूनानिमस, लगभग रिलीजियस कॉन्फिडेंस थी। सब सोच रहे थे कि जीत निश्चित रूप से उसकी ही होगी। कीरन राल्फ पूरी ठंडी अश्योरेंस के साथ कॉन्फिडेंटली, लगभग घमंड से अपना सबमिशन फाइनल करने के लिए इनपुट डिवाइस की तरफ बढ़ा। वो छोटा टेंस इंतजार एक सदी जैसा लगा। फिर अगला स्कोर बड़े मॉनिटर पर चमक उठा, एक बिल्कुल हैरान करने वाला 1,13,264 पॉइंट्स। इस रिजल्ट ने तुरंत और बुरी तरह से उसके लिए नंबर 1 स्पॉट सिक्योर कर दिया, सॉन्ग क्यू को सीधे दूसरी पोजीशन पर धकेल दिया। न्यूमेरिकल रिजल्ट का ये विशाल साइज देखकर स्टूडेंट्स पूरी तरह से सांस रोके हुए शांत हो गए। आखिरकार वो चिल्ला उठे। पहली और दूसरी पोजीशन के बीच के अंतर को ना सिर्फ बड़ा बल्कि सच में बहुत बड़ा बताया। इससे कीरन राव और चिंगजिंग इंस्टीट्यूशन के लिए एक इंडिस्प्यूटेबल ट्रायम्फ बताया। चिंगजिंग यूनिवर्सिटी के वाइस प्रिंसिपल शुइंग को टॉप स्पॉट हासिल करने की इस उम्मीद के लिए समय से पहले ही तारीफों से नहा दिया गया। फिर भी वाइस प्रिंसिपल लिंगवांग इस सेलिब्रेटरी सीन को बहुत गहरी सोच और लगभग शक की निगाह से देख रही थी। जबकि वो निजी तौर पर मान रही थी कि प्रोबेबिलिटी कम थी, माइक्रोस्कोपिक भी, वो एक हल्की जिद्दी उम्मीद पर टिकी रही कि शू जिंगमिंग शायद कोई अनएक्सपेक्टेड फीट देगा, उसकी उस शांति और पक्की निश्चिंतता को याद करके जो उसने कॉन्टेस्ट से पहले दिखाई थी। बिल्कुल उसी पल एक और जरूरी रिजल्ट जोर से चाइम के साथ रजिस्टर हुआ। जिंगचेंग यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड एक कंपेटिटर डोंग ने सरप्राइजिंग 13,526 पॉइंट्स हासिल किए, सफलतापूर्वक खाली हुई दूसरी जगह की रैंकिंग छीन ली और सोंगक्यू को और नीचे धकेल दिया। इस अचानक अपडेट ने सेचुकू को चौंकाया, जिसके कारण वो बढ़ती हुई चिंता के साथ स्कोरबोर्ड को देखने लगी। उसने जोर से चिंता जाहिर की कि अब क्रिटिकल टॉप 3 में जगह बनाना मुश्किल हो सकता है। उसने घबराहट में अपने आसपास देखा। उसकी नज़र तेज थी, पूछ रही थी कि शू जिंगमिंग अभी भी क्यों गायब है, खासकर तब जब काउंटडाउन क्लॉक पर सिर्फ 8 मिनट बचे हैं। दूसरे लोग उसके ठिकाने के बारे में स्पेक्यूलेशन कर रहे थे, लापरवाही का सुझाव दे रहे थे। लेकिन ल्यू वेंटो ने जोर देकर कहा कि ब्रदर मिंग इतना एक्सपीरियंस्ड और मेटिकुलस प्रैक्टिशनर है कि ऐसी नेग्लिजेंस नहीं दिखा सकता। जैसे कि उनकी कलेक्टिव चिंता ने बुलाया हो, शू जिंगमिंग भीड़ के पेरीमीटर पर दिखा, एक कंपोज्ड, लगभग अशांत कर देने वाला शांत अपीयरेंस मेंटेन करते हुए। उसके आते ही मोडू यूनिवर्सिटी के उसके एलाइज और कॉमरेड से जोर जोर से तालियां और चिल्लाने की आवाज आई। उन्होंने जोर से मोटिवेटिंग फ्रेजेस और रोबस्ट इंकरेजमेंट दिया, उसे आश्वासन दिया कि फाइनल आउटकम कुछ भी हो, उनका सपोर्ट पक्का है। दूर से लॉयल्टी के इस जोश को देखकर कीरन राव ने गहरा गुस्सा और नफरत का एक्सप्रेशन दिखाया, अंदर ही अंदर ये तय करते हुए कि मोडू के कमजोर लोगों की चिंताओं के बावजूद वो ही अनडिस्प्यूटेड विक्ट्री क्लेम करने वाला है। शू जिंगमिंग ने इस अचानक मिले प्रोत्साहन को एक हल्की नॉड के साथ स्वीकार किया और डिस्प्लेड स्कोर्स की तरफ देखा। उसने तुरंत उनके अचानक उत्साह का असल कारण समझ लिया। किरण के मॉन्यूमेंटल अनअसेलेबल टोटल को देखकर उन्होंने जरूर उसकी आने वाली क्रशिंग हार मान ली होगी। वाइस प्रिंसिपल लिंगवांग तेजी से उसका स्वागत करने आई, उसके थर्ड टियर में रैपिड प्रोग्रेशन पर टिप्पणी की और उसे बिना देरी किए अपना अचीवमेंट सबमिट करने को कहा। शू जिंगमिंग शांति से आगे बढ़ा, डेटा टर्मिनल की तरफ गया और अपने स्पेशलाइज्ड आर्टिफैक्ट रिंग को डिवाइस से ध्यान से इंटरफेस किया। वहां जमा हुए लोगों ने धीरे धीरे स्पेक्यूलेशन किया, होशियारी से अंदाजा लगाया कि उसका स्कोर ज्यादा से ज्यादा 50,000 या 60,000 पॉइंट्स तक पहुंच सकता था। लेकिन उन्होंने सर्वश्रेष्ठ रूप से तय किया कि इस कॉन्टेस्ट में किरण को हराना मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। जैसे ही सिस्टम ने उसके रिजल्ट्स का वैलिडेशन पूरा किया, हॉल में एक छोटी टेंस खामोशी छा गई। डिस्प्ले पर एक बिल्कुल हैरान करने वाला फिगर दिखा। उसके क्यूमुलेटिव पॉइंट्स एक इनकंसीवेबल 405637 तक पहुंच गए। रैंकिंग्स तुरंत रिवाइज हुई, डिजिटल हायरार्की टूट गई। शू जिंगमिंग ने सबसे ऊपर की पोजीशन पर अपना कब्जा मजबूत कर लिया, एक ऐसी टैली के साथ जिसने बाकी सभी कंपेटिटर्स की उपलब्धियों को पूरी तरह से छोटा कर दिया। पूरे असेंबली एरिया में घोर गहरी खामोशी छा गई। वाइस प्रिंसिपल शुइंग और लिंगवांग ने गहरी शॉक के समान एक्सप्रेशन दिखाए। किरण राव के चेहरे पर तेज तुरंत गुस्सा था, जबकि सॉन्ग चू खुलकर चमकदार खुशी से चमक रही थी। द स्पेक्टेटर्स आखिरकार भयानक शोर शराबा करने लगे, इनक्रेड्युलिटी जाहिर करते हुए और तेजी से पूछ रहे थे कि क्या उन्होंने इस न्यूमेरिकल वैल्यू को सही से देखा है। कंटेस्टेंट्स जोर से कह रहे थे कि उसके पॉइंट्स का टोटल किरण राव से लगभग 4 गुना ज्यादा था, एक इतना बड़ा फिगर जो कंपटीशन के लॉजिक को ही चैलेंज करता लग रहा था। एक वाइस प्रिंसिपल तेजी से इतने रिजल्ट के लिए हाई लेवल क्रीचर्स की जरूरी वॉल्यूम कैलकुलेट करते हुए अपना सिर हिलाकर कंफर्म किया कि ये आउटकम कॉन्टेक्स्ट में वास्तव में नॉनसेंसिकल था। पास ही जो यिंग ने सैंगचू चू की तरफ झुकी, उसकी आंखों में तेज क्यूरियोसिटी थी। मुझे बताओ लिटिल यून, क्या तुम्हें पहले से पता था कि उसकी उपलब्धि कितनी बड़ी होगी? खुशी से मुस्कुराते हुए और गर्व से भरी आवाज में सेचू चू ने सही फिगर्स के बारे में अनजान होने की बात मानी।
फिर भी उसने कॉन्फिडेंस से कहा कि शू जिंगमिंग के मामले में कोई भी आउटस्टैंडिंग अकम्पलिशमेंट, चाहे वो कितना भी अनबिलीवेबल हो, किसी को भी सच में शॉक नहीं करना चाहिए। इसी दौरान कीरन रैल्फ गहरी, जला देने वाली नफरत से भरा हुआ था। ये रियलाइजेशन कि शू जिंगमिंग का टैली उसके अपने से 3 गुना से भी ज्यादा था, उसके समझ से बाहर था, जिसकी वजह से उसने पूरी तरह से समझ लिया कि यूनिवर्सिटी प्रॉमिस्ड हाईली प्राइस्ड रिसोर्सेज अब खतरे में थे। हार मानने से मना करते हुए किरण राव ने कांपते हुए उंगली शू जिंगमिंग की तरफ की और शांत हॉल में गरजा कि इतना ज्यादा स्कोर फंडामेंटली इम्पॉसिबल था। फिर वो वाइस प्रिंसिपल शू पिंग की तरफ घूमा और तुरंत शू जिंगमिंग के इंटीग्रेटेड स्मार्ट रिस्टबैंड की जांच की मांग की। सीधे सीधे धोखाधड़ी यानी फ्रॉड के आरोप लगाए। मोडू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने तुरंत जोर से गुस्सा दिखाया और इस मांग को एक शर्मनाक घबराहट वाला तरीका बताया। उन्होंने तेज जवाब दिया कि हर स्मार्ट रिस्टबैंड कंपटीशन से पहले ऑफिशियली चेक हो चुका था। उनका इशारा था कि क्या किरण अब तीनों इंस्टीट्यूशंस द्वारा यूज किए जा रहे मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी की मूल सच्चाई यानी इंटेग्रिटी पर ही सवाल उठा रहा है। वाइस प्रिंसिपल शू पिंग ने इस मुश्किल मामले पर लिंग श्वांग की राय जानी। उसने शांति से बिना आवाज ऊंची किए कहा कि डॉक्यूमेंट्स चेक करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उसका रवैया तुरंत सख्त हो गया और एक जबरदस्त शांत एनर्जी, एक हाई टियर कल्टीवेटर का दबाव धीरे से बाहर निकलने लगा। उसने शू पिंग से एक तेज और चुनौती भरा सवाल पूछा, अगर जांच से ये साबित हो गया कि शू जिंगमिंग पूरी तरह से निर्दोष है, तो वो होने वाले पॉलिटिकल समस्याओं यानी फॉलआउट को कैसे संभालेगा? एक और बड़े अधिकारी ने तुरंत लिंग श्वांग का साथ दिया और शांति से शू पिंग को याद दिलाया कि तीनों बड़ी यूनिवर्सिटीज ने इस मॉनिटरिंग इक्विपमेंट को ऑफिशियली कंफर्म किया था। इस सवाल ने शू पिंग को चुप करा दिया, जो घबरा गया था। उसने लिंग श्वांग को दुश्मनी भरी नजर से देखा, मन ही मन मान लिया कि उसके स्टूडेंट के लिए उसका विरोध और सोच समझकर किया गया बचाव उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। बढ़ते हुए दबाव और पॉलिटिकल शर्मिंदगी के डर के सामने झुकते हुए वाइस प्रिंसिपल शू पिंग ने दांत पीसते हुए कहा कि शू जिंगमिंग के साथ गलत नहीं होना चाहिए। फिर उसने एक हिम्मती, इज्जत बचाने वाला प्रस्ताव रखा। अगर पूरी टेक्निकल रिव्यू से ये पता चलता है कि नतीजे सही और गलती मुक्त थे, तो चिंगजिंग यूनिवर्सिटी शू जिंगमिंग को एक बहुत कीमती एस क्लास रिसोर्स देगी, जो 3rd टियर कल्टीवेशन एडवांसमेंट के लिए जरूरी है। लिंगवांग डेटा चेक करने के लिए मान गई और आसानी से शू जिंगमिंग को आगे बुलाया। शू जिंगमिंग हल्के से भरोसे वाली हंसी के साथ आगे बढ़ा। वो मन ही मन हिसाब लगा रहा था कि अब उसे बिना कोई ज्यादा मेहनत या बातचीत किए एक अनमोल एस क्लास एसेट मिलने वाला है। उसका आसान, आत्मविश्वास से भरा रवैया देखकर वाइस प्रिंसिपल शू पिंग की गाल पर ठंडा पसीना बह गया। ये इस बात का इशारा था कि उसे अचानक बहुत बड़ा डर लग गया था कि उसने अभी अभी एक बहुत गंभीर और बहुत महंगी गलती कर दी है। 2 टेक्निकल स्पेशलिस्ट्स प्रोफेशनल तेजी के साथ आगे बढ़े और डेटा निकालने का काम शुरू किया। किरण राव उनके एक्शंस को देख रहा था। उसके चेहरे पर शक और गुस्से वाली हंसी थी। वो ये देखने के लिए उत्सुक था कि शू जिंगमिंग ने किस तरीके से अपने पॉइंट्स जमा किए थे, एक ऐसी संख्या जो उसके हिसाब से किसी भी माने हुए तरीके से पाना नामुमकिन था। जब रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो चलना शुरू हुआ और बड़े स्क्रीन को भर दिया, तो दर्शक तुरंत मोहित हो गए। जब उन्होंने शू जिंगमिंग की स्पीयरमैनशिप, भाला चलाने की कला की जबरदस्त धमाकेदार ताकत देखी, तो उनके मुंह से श्रद्धा की आवाजें निकली। भाले की हरकतें हवा को धुंधला कर रही थीं, हल्की सोनिक क्रैक्स के साथ, और उसकी यूज की हुई पावर पर उसका डरावना अच्छा कंट्रोल साफ दिख रहा था। लिंगवांग भी उतनी ही हैरान थी। उसने धीरे से असली प्रोफेशनल हैरत में पूछा कि क्या उसकी स्पीयर टेक्निक सच में मास्टरी के लेवल तक पहुंच गई है। उसने एक मामूली प्यारी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, ये दावा करते हुए कि ये ब्रेक थ्रू उसे अभी हाल ही में मिली है, सिर्फ अच्छे लक की वजह से। लिंगवांग ने एक तेज सांस लेते हुए उसकी मामूली बात को नजरअंदाज कर दिया। उसे सही शक था कि वो कई खास जरूरी बातें छुपा रहा था। वीडियो आगे बढ़ा, जिसमें शू जिंगमिंग एक बहुत बड़े टियर 4 सोर्स वाटर जायंट क्रोकोडाइल की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। दर्शकों ने चिल्लाकर चेतावनी दी। वो हैरान थे कि वो तुरंत पीछे क्यों नहीं हट रहा था और जोर से सवाल कर रहे थे कि क्या उसका इरादा उस विशाल इलाके वाले जीव को खत्म करने का है। फिर विजुअल एविडेंस ने दिखाया कि शू जिंगमिंग ने एक बहुत बड़ा विनाशकारी लाइटनिंग असॉल्ट छोड़ दिया, जिसने उस विशाल रेप्टाइल को पूरी तरह से घेर लिया और स्क्रीन तुरंत सफेद नीली एनर्जी की चकाचौंध वाली चादर बन गई। दर्शकों में डर की एक धीमी सामूहिक सरसराहट दौड़ गई। वो बहुत ज्यादा घबरा गए थे। उस प्रदर्शन का गहरा अंदरूनी झटका उनके आसपास की रूखी हवा को ठंडा कर रहा था। उनके गले में हैरान होकर सांस अटक गई। अचानक गूंजती शांति में विश्वास ना होने की तेज आवाजें थीं। वो घबराहट में हिल रहे थे। उनका दिमाग तेजी से उस तरीके को समझने की कोशिश कर रहा था।
ये सोच रहे थे कि किस अनोखे मना किए गए मेथड में इतनी भयानक शक्ति थी कि वो टियर 4 जैसे शक्तिशाली जानवर को तुरंत सफाई से खत्म कर दे। किरण राव, जिसका चेहरा बीमार और पीला दिख रहा था, सू जिंगमिंग के बर्ताव को देखकर पूरी तरह से घबरा गया। ये तो एस रैंक लड़ने का तरीका है, उसकी स्पेशलिटी तो भाले में है, वो एक स्पेल बेस्ड लड़ाई की क्षमता कैसे इस्तेमाल कर सकता है। स्टाफ की सीटिंग से लेंग शुआंग ने शू जिंगमिंग द्वारा यूज की गई एस रैंक टेक्निक पहचानी। अगर मैं सही हूं तो ये हेवनली थंडर आर्ट है। उसका आश्चर्य साफ था, बहुत कम एलिमेंटल एकेडमी के स्टूडेंट्स ये एस रैंक स्किल मास्टर कर पाए हैं। तो ये देखकर कि शू जिंगमिंग, जो वेपन्स एकेडमी का नया स्टूडेंट है, उससे पहले ही सीख चुका है, बहुत अनोखा था। अपने पल भर के आश्चर्य के बाद लेंग शुआंग जल्दी से ठीक हो गई। एक रहस्यमयी हल्की मुस्कान के साथ उसने बगल में बैठे वाइस प्रिंसिपल सूपिंग की तरफ देखा और पूछा, वाइस प्रिंसिपल सू, क्या इस मैच को आगे बढ़ाने का कोई मकसद है? सूपिंग ने एक लंबी सांस ली और अपना सिर हिलाया। नहीं, हमने काफ़ी सबूत देख लिया है, आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसने शू जिंगमिंग की तारीफ की। सिर्फ पहले साल का स्टूडेंट होकर एस रैंक लड़ाई की टेक्निक को मास्टर करना तुम्हें सच में बहुत खास बनाता है। तुम्हारे एस रैंक कल्टिवेशन रिसोर्सेज जल्द ही तुम्हें भेज दिए जाएंगे। खुश शू जिंगमिंग ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए शुक्रिया अदा किया। वाइस प्रिंसिपल, मैं आपकी तारीफ की कदर करता हूँ। मन ही मन सूपिंग ने गहरी सांस ली। पूरी तैयारी करने के बावजूद भी नतीजा वही रहा। चिंगजिंग यूनिवर्सिटी अभी भी मोडू यूनिवर्सिटी से हार गई। अगर मुझे शू जिंगमिंग की क्षमता के बारे में पता होता तो मैं उसे चिंगजिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने के लिए तुरंत सारा पैसा लगा देता। इस निजी सोच के बाद सूपिंग ने जमा हुए स्टूडेंट्स की तरफ देखा और तेज आवाज में घोषणा की, ये एक्सचेंज कॉम्पिटिशन अब ऑफिशियली खत्म होता है। कुल स्कोर के आधार पर पहला स्थान मोडू सुपर पावर यूनिवर्सिटी को दिया जाता है, जिसे 41% रिसोर्सेज मिलेंगे और पहली डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार मिलेगा। दूसरा स्थान चिंगजिंग सुपर पावर यूनिवर्सिटी का है, जिसे 31.5% रिसोर्सेज मिलेंगे। जिनचिंग सुपर पावर यूनिवर्सिटी 27.5% रिसोर्सेज के साथ तीसरे स्थान पर सुरक्षित है। जैसे ही सूपिंग ने अपना बयान खत्म किया, पूरे मैदान में मोडू के नए स्टूडेंट्स ने खुशी से शोर मचाना शुरू कर दिया। उनकी चीखें गूंज उठी, हम जीत गए, मोडू सबसे अच्छा है, भाई जिंगमिंग कमाल का है, लगातार 5 चैंपियनशिप, एक सफल दौड़, मोडू के एस रैंक स्टूडेंट की असली ताकत देखो। इसके अलावा सूपिंग ने बताया, जो रिसोर्सेज हमारी 3 संस्थाओं में बांटे जाएंगे वो डीमन कैवर्न्स के आसपास के इलाकों में खास तौर पर उगाए गए अनोखे और विशेष आध्यात्मिक पौधे हैं। हर यूनिवर्सिटी के इंस्ट्रक्टर्स कल सभी नए स्टूडेंट्स को इन कल्टिवेशन जोन्स में ले जाएंगे ताकि वो ये सामान इकट्ठा कर सकें। कलेक्शन पूरा होने के बाद हर यूनिवर्सिटी अगले आधे महीने के लिए अपना पढ़ाई का प्लान तैयार करेगी। इस पढ़ाई के समय के बाद क्लासेस बंद कर दी जाएंगी। इस समय का फायदा उठाते हुए किरण राव चुपके से वाइस प्रिंसिपल शू पिंग के पास गया और धीमी आवाज में उनसे बात की। वाइस प्रिंसिपल शू, मैं आखिरी नतीजे से सहमत नहीं हूँ। क्या आप मुझे शू जिंगमिंग के साथ सीधी लड़ाई करने की इजाज़त दे सकते हैं? अगर मैं हार गया तो मैं एकेडमी को अपने निजी पैसों से वापस भुगतान करूंगा, लेकिन अगर मैं जीता तो वो रिसोर्सेज जो मुझे पहले गारंटी किए गए थे वो अभी भी मिलने चाहिए। शू पिंग की नज़र तुरंत तेज हो गई और उसने जोश के साथ पूछा, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम सफल हो सकते हो? किरण राव ने मजबूती से सिर हिलाया। एनहांसमेंट में स्पेशलाइज करने वाला एस रैंक सुपर पावर यूजर होने के नाते मुझे आमने सामने नज़दीकी लड़ाई में पूरा भरोसा है। मेरी जीत पक्की है। शू पिंग ने थोड़ी देर इस विचार पर सोचा, फिर स्वीकार करने का फैसला किया। ठीक है, मैं तुरंत वाइस प्रिंसिपल लेंग शुआंग से इस बारे में बात करता हूँ। इंस्ट्रक्टर्स के जोन से शू जिंगमिंग को देखते हुए लेंग शुआंग ने अपनी खूबसूरत आंखें उस पर टिकाईं और उत्सुकता से भरा एक सवाल किया, अगले आधे महीने की पढ़ाई के दौरान तुम्हारा क्या प्लान है? शू जिंगमिंग ने बिना किसी झिझक के अपनी मंशा बताई। मेरा प्लान डीमन कैवर्न्स में जाकर जंगली जीवों का शिकार जारी रखना है। तुम लगातार लगभग पूरे 1 महीने से लड़ाई कर रहे हो, क्या तुम्हें थकान नहीं हो रही? हालांकि लेंग शुआंग वाइस प्रिंसिपल होने के नाते कई एस रैंक जागृत प्रतिभाओं को जानती थी, उसने कभी किसी में ऐसी लगातार आत्मप्रेरणा नहीं देखी थी जैसी शू जिंगमिंग में थी। नतीजे में उसके साफ निर्मल चेहरे पर असली रुचि की झलक दिखी। शू जिंगमिंग ने सिर हिलाकर उसकी बात की पुष्टि की। मैं मानता हूं कि मैं थोड़ा थका हुआ हूं, लेकिन यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं अपनी क्षमताओं को सबसे ज्यादा स्पीड से बढ़ा सकता हूं। लेंग शुआंग ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, जीत और मौत की स्थितियों का सामना करना निश्चित रूप से ट्रेनिंग के लिए सबसे अच्छी जगह है। फिर भी लंबे समय तक सफलता पाने के लिए मेहनत और आराम के बीच सही संतुलन, इक्विलिब्रियम बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्या तुम इस बुनियादी नियम को नहीं जानते? मैं पूरी तरह से जानता हूं वाइस प्रिंसिपल। शू जिंगमिंग ने गंभीरता से उसे भरोसा दिया। मेरा इरादा है कि जब ये फील्ड वर्क खत्म हो जाएगा और मैं कैंपस वापस आ जाऊंगा तब छुट्टी लूंगा। और हाँ, वाइस प्रिंसिपल लेंग शुआंग, मुझे डीमन कैवर्न्स में एक अनोखा तालाब मिला था। फिर शू जिंगमिंग ने उस तालाब के पास उसके साथ जो हुआ उसकी जानकारी लेंग शुआंग को संक्षिप्त में दी। उसने उस चीज की पुष्टि की, डिवाइन ब्लड, ये सच में 9वें रैंक के बीस्ट एम्परर का मूल जीवन तत्व यानी कोर विटाई है, इसीलिए ये एसएसएस रैंक कल्टीवेशन एसेट माना जाता है। उसने चेतावनी दी, जाहिर है जो मात्रा तुमने अपने अंदर ली होगी वो बहुत ज्यादा घोल यानी डाइल्यूट दी गई होगी। बिना घोली हुई बीस्ट एम्परर की कोर विटाई तुम्हारे लिए अब्जॉर्ब करना इम्पॉसिबल होता।
डिवाइन ब्लड की उत्पत्ति पता चलने के बाद लेंग शुआंग ने आगे विश्लेषण किया। तुम्हारी बीस्ट एम्परर कोर विटाई को सीधे लेने की क्षमता शायद उस बॉडी रिफाइनमेंट कॉम्बैट मेथड से जुड़ी है जिसका तुम अभ्यास कर रहे हो। इस खास पॉइंट पर तुम्हें अपने इंस्ट्रक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जहां तक इस हेवनली फेट सेक्ट की बात है, मैं इसके बारे में बहुत कम जानती हूँ। ये कोई खास धार्मिक संस्था होने की संभावना कम है, इसीलिए इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। समझ गया, शू जिंगमिंग ने हल्का सा सिर झुकाकर कहा। कृपया जाओ और अब आराम करो, तुमने आराम कमाया है। जैसे ही वाइस प्रिंसिपल लेंग शुआंग और दूसरे इंस्ट्रक्टर्स उठे और चले गए, टैंग शुयून जो सब्र से पास में इंतजार कर रही थी, जल्दी से उसके पास आई। जिंगमिंग, मुझे इंट्रोडक्शन कराने दो, ये मेरी मौसी हैं, क्यू यिंग, शन्नान सप्लाई बेस की चीफ एग्जीक्यूटिव। शू जिंगमिंग ने इस आकर्षक महिला को पहले देखा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो शुयून की रिश्तेदार है। नमस्ते मैनेजर क्यू, शू जिंगमिंग ने शिष्टाचार से अभिनंदन किया। क्यू यिंग ने हल्की मुस्कान दी और सिर हिलाया। चूंकि तुम शाओयून के दोस्त हो, ऐसी औपचारिकता की कोई ज़रूरत नहीं है। कृपया मुझे आंट चू कहकर बुलाओ। अच्छा, ये सुनकर याद आया, ये तुम्हारे लिए है। क्यू यिंग की उंगली पर सजावट से एक हल्की चमक निकली और एक सुनहरे रंग का कार्ड प्रकट हुआ जो उसने उसे दे दिया। ये चीज़ टोंग परिवार का ब्लैक गोल्ड कार्ड है। आगे से जब भी तुम टोंग परिवार के किसी भी बिजनेस से सामान खरीदोगे तो तुम्हें 20% कम मिलेगा। टोंग परिवार का ब्लैक गोल्ड कार्ड? शू जिंगमिंग ने हल्की सी आईब्रो ऊपर की और तुरंत इसे लेने से मना कर दिया। उसे याद आया कि सिचुआन प्रोविंस का प्राचीन टोंग परिवार लड़ाई के सामान से लेकर तरह तरह की दवाइयों तक लगभग हर सेक्टर में हिस्सा रखता था। नतीजे में 20% कम देने वाले ब्लैक गोल्ड कार्ड की कीमत अनमोल थी। फिर भी वो इस नियम का पालन करता था कि बिना कमाए कोई इनाम नहीं लेना चाहिए। उसकी झिझक देखकर टोंग शुयून ने उसे जोर दिया, बस इसे ले लो, ये बहुत मददगार साबित होगा और तुम्हारे निजी इक्विपमेंट में जल्दी सुधार ला सकेगा। फिर शू जिंगमिंग ने ब्लैक गोल्ड कार्ड ले लिया। ठीक उसी समय शू जिंगमिंग को बहुत ज्यादा उलझन महसूस हुई। टोंग शुयून का व्यवहार ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी अमीर मददगार से पैट्रनेज मिल रही हो। इसी दौरान प्रेस के लोग तेजी से उसकी तरफ बढ़े। क्या हम एक इंटरव्यू रिक्वेस्ट कर सकते हैं? क्या आप हमारे नए डिफेंसिव इक्विपमेंट को टेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं? देश के सबसे बड़े हथियार बनाने वाले के रूप में क्या आप हमारे कॉर्पोरेट रिप्रेजेंटेटिव बनने पर विचार करेंगे? जिंगमिंग भीड़ से घिर चुका था और उसे खुद को बाहर निकालने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ी। उस दोपहर बाद शू जिंगमिंग का इरादा अपने कमरे में वापस जाने का था। अपने प्लान के विपरीत रास्ते में उसे वाइस प्रिंसिपल लेंग शुआंग से एक संदेश मिला जिसमें उसे सप्लाई बेस के अंदर स्थापित एक टेम्पररी ऑफिस में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया था। वहां पहुंचने पर लेंग शुआंग ने उसे बताया, किरिन राव ने तुम्हें चैलेंज करने की रिक्वेस्ट की है। किंगजिंग यूनिवर्सिटी अपने सिक्योर किए हुए रिसोर्सेज का 20% दाव पर लगाने को तैयार है, जबकि मोडू यूनिवर्सिटी हमारे निर्धारित रेलिक एक्सेस परमिट्स का आधा हिस्सा देगी। मुझे इस मामले पर तुम्हारी राय चाहिए। क्या तुम लड़ाई के लिए सहमत हो? हालांकि शू जिंगमिंग को किरिन राव की दोबारा लड़ने की इच्छा अनोखी नहीं लगी, लेकिन उसे रेलिक ऑथराइजेशन परमिट की प्रकृति यानी नेचर में खास रुचि थी। वाइस प्रिंसिपल शूपिंग ने मुस्कुराते हुए समझाया, सच कहूं तो वो प्राइस पूल जिसके लिए ये 3 यूनिवर्सिटीज लड़ रही हैं, उसमें स्टैंडर्ड प्रोविजंस के साथ साथ वो भी शामिल है जिसका जिक्र प्रिंसिपल लेंग ने किया, रेलिक ऑथराइजेशन परमिट्स। कुल 40 परमिट्स हैं जो कुल रिसोर्स कोटा का 20% बनते हैं। स्वाभाविक रूप से क्योंकि मोडू यूनिवर्सिटी ने पहला स्थान हासिल किया, इसलिए हमारे पास एक प्राचीन सभ्यता द्वारा छोड़े गए रेलिक में प्रवेश के लिए इन 40 परमिशंस को बांटने का अधिकार है। शू जिंगमिंग तुरंत मतलब समझ गया। मोडू में दिए गए इतिहास के पाठ्यक्रम के अनुसार वर्तमान युग से पहले ब्लू स्टार पर अलग अलग प्राचीन सभ्यताएं रहती थी। ये पूर्वज भी शक्तिशाली जंगली जीवों से लड़ते थे और सुपर पावर्स का इस्तेमाल करते थे। उनकी प्रगति बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच गई थी। उनकी टेक्नोलॉजिकल शक्ति बहुत जबरदस्त थी और सुपर पावर रिसर्च में उनकी पकड़ बहुत गहरी थी। लेकिन ऐसे कारणों से जो अभी तक पता नहीं है, ये प्राचीन सभ्यता अपने चरम पर अचानक खत्म हो गई और जमीन के बहुत नीचे दब गई। हजारों सालों बाद जब ब्लू स्टार पर सुपर पावर यूजर्स फिर से उभरे, तब ये खंडहर धीरे धीरे खोदे गए। सबसे ऊंचे लेवल के सुपर पावर कल्टीवेशन के तरीके, जिसमें इंसानियत के वर्तमान एसएसएस रैंक कॉम्बैट टेक्निक्स भी शामिल हैं, इन प्राचीन सभ्यताओं से ही आए हैं। ये प्राचीन जगहें पूरे ब्लू स्टार पर फैली हुई हैं। कुछ में बिना रोक टोक घुसने की अनुमति है, जबकि दूसरों में घुसने के लिए खास दस्तावेज चाहिए। जिन खंडहरों में आज़ाद एंट्री थी, उनको तो स्वाभाविक रूप से बहुत पहले ही पूरी तरह से लूट लिया गया था। रेलिक्स के लिए एंट्री परमिट्स की इतनी ज़्यादा कमी होने की वजह से ही वो खास कलाकृतियाँ, जिनको ऐसी एंट्री चाहिए थी, अनपेक्षित और अच्छी खोजों के लिए संभावित जगह बनी हुई थी। इनमें से 40 एंट्री ऑथराइजेशंस खास तौर पर प्राचीन सभ्यता की कलाकृति नंबर 9 के लिए हैं, जिसमें सिर्फ टियर 4 और टियर 6 के बीच के लोगों के लिए ही एंट्री की रोक-टोक है। जिंगमिंग, अगर तुम किरण से लड़ने के लिए सहमत होते हो और जीत जाते हो, तो मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हें एक पास देने के लिए तैयार हूँ। अगर अगले साल जब तक रेलिक नंबर 9 फिर से एक्सेस के लिए खुलता है, तुम टियर 4 का दर्जा हासिल कर लेते हो, तो तुम्हें तुरंत एंट्री मिल जाएगी। इस पर सोचो और एक फैसला लो। इस ऑफर को मना करना भी बिल्कुल ठीक है। वाइस प्रिंसिपल सूपिंग का व्यवहार बहुत नरम था। उन्होंने माना, सच बताऊं तो क्योंकि किरण के पास एस रैंक का ऑगमेंटेशन टाइप एबिलिटी है, अरीना के अंदर बंद रहने से तुम उसकी तुलना में थोड़े नुकसान में रहोगे। फिर भी दोनों वाइस प्रिंसिपल्स को पूरी तरह से हैरान करते हुए सू जिंगमिंग ने बिना सोचे समझे तुरंत हाँ में सर हिला दिया। इंस्ट्रक्टर्स, मैं ये प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ।
शानदार, सूपिंग खुश होकर बोले। उनकी आंखें चमक उठी। ये अरेंजमेंट पक्का हो गया। ये लड़ाई आज दोपहर 14 बजे सप्लाई बेस के खास कॉम्बैट अरीना में रखी गई है। वाइस प्रिंसिपल लिंग, अब मुझे तुरंत जाकर किरण को सूचित करना होगा। मैं चलता हूँ। सही समय और ठीक जगह स्पष्ट रूप से कंफर्म करने के बाद सूपिंग जल्दी से चले गए, जैसे उन्हें चिंता थी कि सू जिंगमिंग अपना फैसला वापस न ले ले। वाइस प्रिंसिपल लेंग श्वांग ने अपना आश्चर्य व्यक्त किया। तुम्हारा इतनी जल्दी मान जाना अनपेक्षित था। क्या तुम्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है? कुछ हद तक हाँ, सू जिंगमिंग ने शांति से जवाब दिया। मेरा अनुमान है कि सफलता की संभावना 90% है। लेंग श्वांग ने कहा, तो फिर मौके ठीक है। सू जिंगमिंग ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, 90% के लिए सिर्फ ठीक? शुरू में तो मैंने 100% निश्चित होने की बात सोची थी, लेकिन फिर सोचा थोड़ी गलती की गुंजाइश रखना समझदारी है। आखिर किरण एस रैंक एबिलिटी होल्डर है, उसकी इज्जत बचाना उचित है। लेंग श्वांग ने शक की नज़र से अपनी आईब्रो उठाई। अगर वाइस प्रिंसिपल सूपिंग ने ऐसी घोषणा सुन ली तो वो तुम्हें निश्चित रूप से बहुत घमंडी समझेंगे। सप्लाई बेस के मुख्य ढांचे में स्थित एक कमरे के अंदर किरण को वाइस प्रिंसिपल सूपिंग ने सलाह दी। उसमें सच में सहमत होने की हिम्मत थी, तो मैं जरा भी रहम नहीं दिखाऊंगा। इंस्ट्रक्टर सू, अगर सू जिंगमिंग को चोट लगती है तो क्या कोई समस्या होगी? सूपिंग ने चेतावनी दी। आज दोपहर की लड़ाई में तीनों वाइस प्रिंसिपल मौजूद रहेंगे। अगर तुम जान से मारने की जानबूझकर कोशिश करते हो तो हम तुरंत दखल देंगे, ये पक्का है। इसके अलावा अगर तुम सिर्फ किस्मत से कामयाब हो भी गए तो भी ग्रेट एक्सिया के इलाके से जिंदा निकलना नामुमकिन होगा। किरण थोड़ा रुका, लेकिन तुरंत खुद को संभाला और बोला, मैं समझ गया। अपनी बाहरी सहमत होने के बावजूद उसके अंदर एक छिपा हुआ इरादा था, सू जिंगमिंग को खत्म करना। सू जिंगमिंग और किरण के बीच होने वाले युद्ध के बारे में वाइस प्रिंसिपल लेंग श्वांग और वाइस प्रिंसिपल शूपिंग दोनों ने सच्चाई को छुपाने की जरा भी कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने जानबूझकर ये जानकारी फैलाई। चूंकि दो एस रैंक्ड मेटा ह्यूमंस के बीच सीधी टक्कर आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी सीख यूटिलिटी थी, इसीलिए सू जिंगमिंग और किरण के बीच 14 बजे होने वाले ड्यूल की घोषणा तुरंत फैल गई और तीनों अकेडमिक संस्थाओं के नए स्टूडेंट्स में हर तरफ छा गई। 1:52 PM तक शुनैन सप्लाई बेस के मुख्य ढांचे के अंदर कॉम्बैट जोन के चारों तरफ की बैठने की जगह, जो आमतौर पर खाली रहती थी, पूरी तरह से भर चुकी थी। मौजूद लोगों में से ज्यादातर तीनों अफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज के पहले साल के स्टूडेंट्स थे। चूंकि सू जिंगमिंग ने अभी टियर 3 हासिल किया है और उसकी एस रैंक टेक्निक एक रेंज्ड एन्चैंटमेंट है, तो किरण का सामना करते समय उसको रुकावट आने की संभावना है, क्योंकि किरण नजदीक से लड़ने का स्पेशलिस्ट है। कुछ हद तक नुकसान तो पक्का है, लेकिन कौन ये कंफर्म कर सकता है कि सू जिंगमिंग के पास कोई और गुप्त चीजें नहीं है? ये अनुमान ठीक है, इसीलिए नतीजा इस पर निर्भर करता है कि किस योद्धा के पास ज्यादा छिपे हुए फायदे हैं। दिन में पहले स्मार्ट रिस्टबैंड्स द्वारा रिकॉर्ड किए गई टेलीमेट्री का एनालिसिस करते हुए सभी में ये आम सहमति थी कि अगर वो एक अनियंत्रित माहौल में मिलते तो सू जिंगमिंग निश्चित रूप से जीतेगा। एस रैंक हेवनली थंडर आर्ट एक जबरदस्त खतरा पैदा करता था। जंगल में दुश्मन जिंगमिंग की मौजूदगी को पहचानने से पहले ही बिजली के झटकों से आसानी से जल सकता था, लेकिन अरीना में किरण ने तय किया कि वो सू जिंगमिंग को हेवनली थंडर आर्ट का उपयोग करने का बिल्कुल मौका नहीं देगा। इसके अलावा देखने वाले ये अनुमान लगा रहे थे कि जीत हासिल करने के लिए जिंगमिंग और कौन से वैकल्पिक तरीके इस्तेमाल कर सकता है। ये बातें सुनकर किरण का गुस्सा भड़क उठा। क्या तुम्हें सच में विश्वास है कि सू जिंगमिंग के पास और गुप्त हथियार हैं? उसने गुस्से से कहा। अपने पहले एकेडमिक साल में एस रैंक मार्शल प्रोफिशिएंसी हासिल करना ही काफी अद्भुत है। उसके पास दूसरी एस रैंक एबिलिटी में महारत होने की संभावना बिल्कुल बेकार है। क्या लोगों को लगता है कि एस रैंक स्किल्स छोटा काम है? समय तेजी से गुजरा। ठीक 1:56 PM पर सू जिंगमिंग देखने वालों के सामने आ गया। आखिर वो आ गया। सू जिंगमिंग, प्लेटफॉर्म पर चढ़ो। अरीना 4। सू जिंगमिंग को आते देख किरण ने अपनी विशाल सेबर उठाई और फिर सीधे कॉम्बैट प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर चढ़ गया, जिसे ऑडियंस के बिल्कुल करीब होने की वजह से चुना गया था। उसका लक्ष्य था कि हर नया स्टूडेंट खुद शू जिंगमिंग की पूरी तरह से हार देखे। लगता है तुम्हें बेचैनी की बीमारी है, शू जिंगमिंग ने शांति से कहा। उस पर एक छोटी बेपरवाह नजर डाली और फिर प्लेटफॉर्म पर उसके साथ आ गया। जिनचंग यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करते हुए वाइस प्रिंसिपल जोंग जुन खड़े हुए। मैं इस अरीना की टक्कर के लिए ऑफिशियल निर्णायक एडजुडिकेटर के रूप में काम करूंगा। लड़ाई तुरंत रुक जाएगी जब कोई भी प्रतिभागी बेहोश हो जाए या औपचारिक रूप से हार मान ले। आगे लड़ना सख्त मना होगा। स्वाभाविक रूप से अपनी पूरी शक्ति को रोकने की जरूरत नहीं है। कई वाइस प्रिंसिपल्स की उपलब्धता को देखते हुए हम तुरंत दखल देने की क्षमता रखते हैं, इसलिए जान बचाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों प्रतिभागी अपनी तैयारियां पूरी करो, मैच शुरू होने ही वाला है। जोंग जुन, जो हाइड्रोलॉजिकल मेटा एबिलिटी का इस्तेमाल करने वाले टियर 6 ग्रैंड मास्टर के रूप में जाने जाते थे, उन्होंने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसका ध्यान प्लेटफॉर्म 4 की तरफ किया। गिरते हुए तरल लिक्विड की आवाज के साथ पानी के बाप का एक नाजुक पारदर्शी पर्दा पूरे अरीना को घेर लिया। ये धुंध एक कंटेनमेंट फील्ड की तरह काम करता था, जो एक एनर्जी शील्ड जैसा था, जिसका उद्देश्य उत्पन्न होने वाली काइनेटिक शक्तियों को एक जगह तक सीमित करना था। सभी शुरुआती कदम पूरे होने के बाद जोंग जुन ने स्टैंडर्ड काउंटडाउन शुरू किया। योद्धाओं, क्या दोनों पक्ष तैयार हैं? 3, 2, 1, शुरू करो। मैच शुरू होने के ठीक उसी पल किरण ने तुरंत अपनी इंट्रिंसिक सुपर एबिलिटी चालू की। उसका पहले से ही मांसपेशियों वाला शरीर तुरंत बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। उसकी लंबाई 1.9 मीटर से बढ़कर आसानी से 2 मीटर के निशान को पार कर गई।
उसकी आंखों की पुतलियां तेजी से और बहुत ज्यादा फैल गईं। उसके आंख के लगभग 75% हिस्से को घेर लिया और साथ ही एक गहरे खून जैसे लाल रंग में बदल गईं। इसके अलावा 2 बड़े काले उभार जो बैल के सींगों जैसे थे तेजी से उसके सिर की खाल को फाड़ते हुए उसके बालों से बाहर निकल आए। शू जिंगमिंग, आगे बढ़ो। तुम्हारे पास जो एस रैंक लंबी दूरी वाली एन्चेंटमेंट टेक्निक है उसको यूज करके ये लड़ाई शुरू क्यों नहीं करते? किरण ने ललकारा। अपनी विशाल सेबर पर अपनी पकड़ मजबूत रखी और वहीं खड़ा रहा। उसने हमला करने की बिल्कुल भी जल्दी नहीं दिखाई।